और आज फिर हाजिर हूं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के साथ जिसमें बहुत सारे पेंच है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और पुलिस ने इस केस को अचानक 4 सालों के बाद सॉल्व किया है। आखिर पुलिस ने 4 सालों के बाद कैसे इसे सुलझाया, वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से पुलिस इस केस को नहीं सुलझा पा रही थी और 4 सालों के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया, ये जब आप जानेंगे तो आपको हैरानी होगी। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो मेरे होम स्टेट यानी झारखंड से हैं और अक्सर ये कहते हैं कि मैं झारखंड की कोई कहानी सुनाऊं, तो आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं उसका ताल्लुक जो है वो झारखंड से ही है, झारखंड की राजधानी रांची से। रांची यानी स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का होम टाउन भी है। तो आज ये कहानी मैं आपको सुनाता हूं जो रांची से रिलेटेड है। बहरहाल ये जो कत्ल की वारदात है ये 7 जुलाई 2018 को हुई थी। रांची के गुरु नानक स्कूल के केमिस्ट्री टीचर हैं शिव प्रसाद, उनकी इस रोज हत्या कर दी गई थी। कुछ गुमनाम कातिलों ने उन्हें तब गोली मारी थी जब वो लालपुर थाना इलाके में डिस्टिलरी पुल के पास से गुजर रहे थे। शिव प्रसाद सिर्फ एक टीचर नहीं थे बल्कि इनका पूरे शहर में बहुत नाम था, खासकर जो एजुकेशनल फेटर्निटी है उसमें इनका बहुत नाम था क्योंकि काफ़ी अच्छे टीचर के तौर पर इनको जाना जाता था। ये अपने स्कूल के अलावा कुछ कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ाते थे और एक टीचर जिसको आमतौर पर बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है और जिसमें कोई रंजिश और दुश्मनी जैसी बात के लिए कोई जगह नहीं होती, ऐसे टीचर को घेर कर रास्ते में अगर अपराधी गोली मार देते हैं तो ये बात बहुत अजीब सी लगती है। पूरा शहर इस घटना से हैरान था और उस समय पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने की बड़ी कोशिश की। अखबारों में इश्तेहार छपवाए, कातिलों के बारे में टिप ऑफ देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया, लेकिन बहुत मशक्कत करने के बाद भी पुलिस को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। उस समय लालपुर थाना इलाके में ये कत्ल की घटना हुई थी और जो शिव प्रसाद हैं उनको किलर्स ने जो है डिस्टिलरी पुल के पास गोलियों से हिट किया था। तो उस समय के जो थाना प्रभारी थे लालपुर के अरविंद सिंह, उन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इस तरह ये केस जो है ठंडे बस्ते में चला गया और साल दर साल वक्त गुजरता रहा। अभी कुछ समय पहले रांची में नए सीनियर एसपी आए हैं, एसएसपी, जिनका नाम कौशल किशोर है। जब कौशल किशोर ने यहाँ चार्ज लिया तो जो शिव प्रसाद के बुजुर्ग माता पिता हैं उनको लगा कि एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं, कहीं हमारे बेटे के कातिलों के बारे में अगर कुछ पता चल पाए। तो वो फरियाद लेकर जो है एसएसपी के ऑफिस में फिर से मिलने के लिए गए और उन्होंने बहुत ही कातर भाव के साथ एसएसपी से कहा कि हमारे बेटे के कातिलों को ढूंढने की कोशिश कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमें इंसाफ दिलाइए, क्योंकि 4 सालों से हम भटक रहे हैं और पुलिस जो है हमारे बेटे के कातिलों को नहीं ढूंढ पाई है। एसएसपी को भी ये बात जो है एक चैलेंज की तरह लगी। उन्हें लगा कि अगर पुलिस इस दौर में भी केसेस सॉल्व नहीं कर पाती है तो फिर ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इस दौर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के ज़माने में डिजिटल फुटप्रिंट, टेक्निकल फुटप्रिंट जो है वो बहुत आसानी से मिलते हैं। पहले केसेस को सॉल्व करना शायद और मुश्किल होता होगा जब फ़ोन और दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में हर एक इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है, उसकी लोकेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे पुलिस का काम अगर मुश्किल हुआ है तो आसान भी हुआ है। बहरहाल तो जो एसपी हैं कौशल किशोर, उन्होंने इस मामले को री इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया और उन्होंने डीएसपी हैं रांची के, सिटी डीएसपी दीपक कुमार, उनकी अगुवाई में एक टीम बनाई और टीम को कहा कि आप पूरी तरह फोकस करके शिव प्रसाद मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश कीजिए। अभी ये टीम बनी और टीम बनने के बाद टीम ने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पारंपरिक तरीके से इस मामले की तफ्तीश शुरू की। पुराने बदमाशों को, मुखबिरों को और जो जुर्म की दुनिया के बारे में जानकारी रखते हैं उन लोगों से पुलिस टीम ने पूछताछ शुरू की। इसी बीच पुलिस को अचानक एक टिप ऑफ मिली, एक गुप्त सूचना मिली और गुप्त सूचना देने वाले शख्स ने बताया कि रांची जेल में कृष्णा नाम का एक क्रिमिनल है, वो बंद है और कृष्णा का कुछ ना कुछ कनेक्शन इस मर्डर केस से जरूर है। तो अगर आप लोग कृष्णा को पकड़कर उससे पूछताछ करेंगे तो शिव प्रसाद का जो मर्डर केस है वो खुल जाएगा। ये जानकारी जो है जिसे कहते हैं ना कि $1 मिलियन इंफॉर्मेशन थी रांची पुलिस के लिए और रांची पुलिस ने बिना वक्त गवाए हुए होटवार जेल है रांची में, वहां से कृष्णा को जो है वो रिमांड पर लिया।
कृष्णा के बारे में तब तक रांची पुलिस ने अपने लेवल पर भी जानकारी जुटाई तो ये पता चला कि ये जो कृष्णा प्रसाद नाम का क्रिमिनल है जो अभी रांची जेल में बंद है, वो पहले तनीषा कोचिंग सेंटर में काम किया करता था और इसी तनीषा कोचिंग सेंटर में शिव प्रसाद भी जो है अपनी सेवाएं देते थे, टीचर के तौर पर वहां जाते थे और केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। जब ये जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने कृष्णा को इंटरसेप्ट किया, कहने का मतलब ये कि रिमांड पर लिया और रिमांड पर लेने के बाद उससे पूछताछ की। पहले तो उसने बहुत इधर उधर की बातें की और कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, हमने नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा, जैसा होता है। लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की तो फाइनली वो टूट गया और टूटने के बाद उसने ये कहा कि हाँ, शिव प्रसाद की हत्या मैंने ही करवाई थी और इस हत्या को अंजाम देने के लिए मैंने 2 सुपारी किलर्स हायर किए थे, जिनमें एक का नाम अशोक लकड़ा है और दूसरे का नाम है रोहित सिंह। इन दोनों सुपारी किलर्स को मैंने कत्ल से पहले 50,000 रुपए का एडवांस दिया था और 2 लाख में ये पूरी घटना अंजाम देने की बात हमारी तय हुई थी और जब मर्डर हो गया तो हमने 2 लाख रुपए इन दोनों किलर्स को दे भी दिए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मामला पुलिस ने सुलझा लिया। लेकिन पुलिस जब ये कृष्णा से बात कर रही थी, कृष्णा पहले तो मना कर रहा था, बाद में उसने क्लेम करना शुरू किया कि मैंने ही मर्डर करवाया है, सुपारी किलर्स के भी नाम बताए। लेकिन कृष्णा से लाख पूछताछ करने के बावजूद वो कोई प्रॉपर मोटिव नहीं बता पा रहा था। मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय जो कोचिंग सेंटर में काम करता हो, ऑब्वियसली कोचिंग सेंटर में क्या काम होता होगा, अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स के अलावा अगर कोचिंग सेंटर में कोई और काम करता है तो मेरे हिसाब से वो या तो ऑफिस बॉय हो सकता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा ऑफिस असिस्टेंट हो सकता है। तो प्रोफाइल भी, इसका जॉब प्रोफाइल भी इतना नहीं रहा होगा कि उसका क्लैश किसी टीचर से हो, क्योंकि टीचर की अलग रिस्पेक्ट होती है, कोचिंग सेंटर में भी रिस्पेक्ट अलग होती है, स्कूल कॉलेज में तो होती ही है। तो देखा जाए तो कोई प्रोफेशनल राइवलरी वाली बात जो है कृष्णा के साथ शिव प्रसाद की समझ में नहीं आ रही थी। तो पुलिस ने जब पूछा कि क्यों तुमने हत्या करवाई तो वो बताने लगा कि कोचिंग सेंटर का हमारा डिस्प्यूट था, उनका व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है उनकी हत्या करा दी। लेकिन पुलिस को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक मामूली एम्प्लॉय एक टीचर की हत्या करवाए और उसके लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दे। इतने पैसे इसके पास कहां से आए? अगर इतने पैसे ही होते तो कोचिंग सेंटर में मामूली नौकरी क्यों कर रहा होता? तो ये सारे सवाल पुलिस के दिमाग में चल रहे थे। लेकिन यहां एक आदमी खुद ही जब ओन कर रहा है कि नहीं हम ही ने मर्डर किया, तो पुलिस ये भी नहीं कह सकती कि नहीं तुमने मर्डर नहीं किया, तुम बेगुनाह हो। तो पुलिस को मोटिव नहीं पता चल पा रहा था। कुल मिलाकर आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 दिनों तक इससे पुलिस लगातार पूछताछ करती रही और इसे जो है पुलिस अपने तरीके से पेश आई। आप समझ रहे होंगे अपना तरीका क्या होता है। और इसके साथ ही जो है इसको साइकोलॉजिकली जो है पुलिस ने अलग से डील किया। और जब 3 दिनों तक इससे सस्टेन्ड इंटरोगेशन पुलिस ने किया तो फाइनली इसने अपना मुंह खोला और असली मास्टरमाइंड का नाम इसने बताया। और वो असली मास्टरमाइंड जो है वो एक लेडी टीचर थी जिसका नाम है श्वेता मलानी। अब श्वेता मलानी जो है वो बायोलॉजी की टीचर थी और श्वेता मलानी ने ही ये सारी कत्ल की साजिश रची। कृष्णा जो है उसका सबसे भरोसे का आदमी था। कृष्णा को उसने शिव प्रसाद की हत्या करने के लिए तैयार किया। कृष्णा इसके लिए राजी हुआ और उसने फिर 2 सुपारी किलर्स का इंतजाम किए, 2 लाख रुपए की सुपारी। बाकी कहानी बिल्कुल सही थी, लेकिन मास्टरमाइंड के तौर पर अब श्वेता मलानी का नाम सामने आ चुका था। और यह भी नाम जो है इस कृष्णा से जब 3 दिनों तक पूछताछ हुई और कुछ एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट कर लिए, गैदर कर लिए, तब जो है श्वेता मलानी का नाम सामने आया। असल में हुआ ये कि कृष्णा पहले तो कह रहा था कि हत्या मैंने ही की है, लेकिन जब वो नहीं मान रहा था और मोटिव को लेकर पुलिस कन्विंस नहीं हो पा रही थी तो पुलिस ने कृष्णा का 4 साल पहले जो मोबाइल नंबर हुआ करता था उस मोबाइल नंबर की डिटेल निकलवाई और उसका CDR निकलवाया। और यहां पर पुलिस को एक बहुत ही क्लिंचिंग एविडेंस मिला। वो एविडेंस ये था कि ये जो कृष्णा है इसने कत्ल वाले दिन यानी 7 जुलाई 2018 को श्वेता मलानी नाम के एक लेडी टीचर से दिन भर में 50 बार बातचीत की थी। आप सोचिए 50 बार कोई मामूली फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसका मतलब कितनी बार घड़ी घड़ी उसने फोन किया होगा श्वेता मलानी को, ये सोचिए। और उसी 50 बार बातचीत के जरिए जो है पुलिस ने फाइनली ये पता लगा लिया कि इसका श्वेता मलानी से उस दिन बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी और इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी जरूर है। तो फाइनली पुलिस एविडेंस के साथ भी पुलिस ने कन्फ्रंट किया कृष्णा को और श्वेता मलानी को
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब श्वेता मलानी से पूछताछ हुई तो फिर मर्डर का मोटिव जो है वो सामने आया। ये पता चला, श्वेता मलानी ने ये बताया कि पहले श्वेता मलानी एक कोचिंग सेंटर चलाती थी और उस कोचिंग सेंटर में शिव प्रसाद भी जो है एक टीचर के तौर पर काम करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिव प्रसाद की गिनती केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर्स में होती थी, तो उनके उस कोचिंग सेंटर में होने की वजह से कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स का फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा था। मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ आते थे पढ़ने के लिए और उनके कोचिंग सेंटर के 12 थे कुल मिलाकर। शानदार मामला चल रहा था। लेकिन हुआ ये कि काम के सिलसिले में श्वेता मलानी को कुछ दिनों के लिए कोचिंग सेंटर छोड़कर जो है रांची से दूर खड़गपुर जाना पड़ा। खड़गपुर आपको पता है पश्चिम बंगाल में है और खड़गपुर में ही श्वेता मलानी कुछ दिनों तक रही और इस कोचिंग सेंटर की जिम्मेदारी एक तरह से शिव प्रसाद के ऊपर आ गई। लेकिन हर किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है। शिव प्रसाद के मन में भी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। उन्होंने ये तय किया कि वो अपना कोचिंग सेंटर शुरू करेंगे और उन्होंने श्वेता मलानी का कोचिंग सेंटर छोड़कर अपने कोचिंग सेंटर की नींव डाली। और उनके कोचिंग सेंटर की शुरुआत होते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके कोचिंग सेंटर में आने लगे और ऐसे स्टूडेंट्स भी चले गए जो श्वेता मलानी के कोचिंग में पढ़ते थे। तो श्वेता मलानी का कोचिंग सेंटर का जो बिजनेस था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। बस ये बात थी, श्वेता मलानी ने यह तय कर लिया कि वो जो है शिव प्रसाद की हत्या करवा देगी। और एक महिला, ऊपर से शिक्षक, उसने इतनी घटिया और इतनी वाहियात साजिश रची कि उसने अपने गुर्गों के जरिए एक अच्छे टीचर की हत्या करवा दी। और ये मामला शायद कभी नहीं सुलझता अगर शिव प्रसाद के घर के लोग दोबारा पुलिस के पास अप्रोच नहीं करते और पुलिस ने नए सिरे से इस मामले को सुलझाने के लिए कमर न कसी होती, कोशिश न की होती। वो मुखबिर न मिला होता जिसने कृष्णा के बारे में, इस केस में उसके इन्वॉल्व होने के बारे में पुलिस को जानकारी दी, तो ये केस शायद नहीं सुलझता। मुखबिर भी मिला, कृष्णा के बारे में भी जानकारी मिली और सबसे अहम बात यह कि जो कृष्णा मुंह नहीं खोल रहा था, उस कृष्णा को टेक्निकल एविडेंस के सामने आने के बाद आखिरकार बताना पड़ा कि शिव प्रसाद की हत्या में असली में किसका हाथ था। तो ये पूरी कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि ये जो मर्डर मिस्ट्री है जो 4 साल बाद अचानक सुलझी, इसके बारे में आप लोगों को जानकर अच्छा लगा होगा। अच्छा इस सेंस में कि कम से कम एक बुजुर्ग माँ बाप को जिन्होंने अपने जवान बेटे को खोया, उनको इंसाफ तो मिला, देर से ही सही। साथ ही जो गुनहगार हैं उनका चेहरा भी बेनकाब हुआ। तो इस केस में बस इतनी सी पॉजिटिव बात है। बाकी कत्ल के मामले में तो और इसके अलावा कोई पॉजिटिविटी हम ढूंढ नहीं सकते। फिलहाल यहीं तक। लेकिन जाने से पहले जो हमारी परिपाटी है, बहुत सारे कमेंट्स आप लोग करते हैं मेरी स्टोरीज़ में, बहुत हौसला अफजाई करते हैं, तो मैं कुछ कमेंट्स और आप लोगों के नाम जो है पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एक और बात बताऊं, कल मैंने एक कहानी सुनाई थी जो मुंबई की थी। सायन मुंबई में एक महिला की हत्या हुई थी और उस महिला की हत्या होने के बाद जो किलर्स थे, उनमें से एक किलर्स यानी एक कातिल के सपने में वो महिला आया करती थी। उसको उस महिला के सपने आते थे और वो इतना बेचैन और परेशान हो गया कि उसने उस महिला की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था जिस महिला की उसने हत्या की थी। तो फाइनली उस गांव के लोगों ने जब ये देखा कि एक महिला की मूर्ति बनाकर जो है कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, तो एक ऐसा आदमी था जो इन 2 कातिलों का राजदार था, उसने ये बात बताई पुलिस को और फिर ये केस खुला। कुल मिलाकर ये कहानी है जो मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन इस कहानी में मुझसे एक टेक्निकल या फैक्चुअल एरर हो गया था, वो ये कि ये घटना 1997 की है। लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मोबाइल फ़ोन पर उस महिला के घर में काम करने वाली जो मेड सर्वेंट है उसने कई बार फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद जब अंदर से, घर के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मोबाइल फ़ोन इस लेडी ने नहीं उठाया, तो फिर उसको लगा कि शायद कोई अनहोनी है और उसके बाद धीरे धीरे ये केस खुला। तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि 1997 में मोबाइल फ़ोन इतना इजीली अवेलेबल ही नहीं था, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, मेड सर्वेंट के पास कहाँ से मोबाइल फ़ोन आएगा। बिल्कुल आपने ये बात सही कही और सही कही। और मैंने ये गलती, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब स्टोरी आप सबके सामने पेश करने के लिए रिसर्च करता हूँ, स्टोरीज पढ़ता हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉइंट वाइज नहीं लिखी होती। तो जैसे मैंने उस स्टोरी में ये पढ़ा कि फ्रैंटिकली इस लेडी को कॉल किया गया, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स इस लेडी ने नहीं दिया तो फिर आस पड़ोस के लोगों को उस मेड सर्वेंट ने बताया और पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी दी गई। तो मैंने न जाने क्यों ये एज्यूम कर लिया कि वो मोबाइल फ़ोन से कॉल किया गया, जबकि मेरे दिमाग में उस वक्त ये नहीं था कि ये बात 1997 की है। लेकिन असल में वो कॉल जो है लैंड फ़ोन से किया गया था। आस पड़ोस के ही कुछ लोगों के ज़रिए लैंड फ़ोन से उस मेड सर्वेंट ने और आसपास के लोगों ने फ़ोन किया था और
कई बार लोग ये कहते हैं कि मुझे कोई सीरियल किलर की कहानी आप सबको सुनानी चाहिए, कोई ऐसी घटना सुनानी चाहिए जो बहुत सनसनीखेज हो और जिसमें कातिल एक के बाद एक लोगों की जान लेता जा रहा हो। तो आज मैं आप सबको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक रात का सीरियल किलर था। यानी उस कातिल ने जितनी भी हत्याएं की एक ही रात में की। लेकिन सीरियल किलर बनने के पीछे उसका मकसद क्या था, क्या दुश्मनी थी, क्या वो कोई साइकोपैथ था? जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये मामला है पानीपत का और घटना है इसी साल की। पानीपत के दो गांव है पानीपत जिले में, नारा और भालसी। और भी गांव है लेकिन इन दोनों गांवों का मैं अभी जिक्र कर रहा हूं। इन दोनों गांवों में रहने वाले तीन नौजवान जिनके नाम हैं सोनू, मोनू और राकेश, ये अपने अपने घरों से अचानक गायब हो गए। तीनों की उम्र जो है वो 25 से 27 साल के दरमियान की है। अब ये लोग अपने अपने घरों से गायब हुए। जिस तारीख को ये गायब हुए वो तारीख है 11 जून 2022। घर वालों को ये नहीं पता था कि ये तीनों कहाँ गए, ये एक साथ गए, अकेले गए। कुल मिलाकर उन्हें अपने बेटों की गुमशुदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो घर वाले अपने अपने लेवल पे पहले तो इंतज़ार करते रहे कि बेटा कहीं गया है, वापस चला आएगा। मोबाइल पर फ़ोन करते थे लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा था। इस तरह से वक्त जो है वो गुजरता जा रहा था। किसी के घर वालों ने 3 दिन इंतज़ार किया, फिर पुलिस के पास गए। किसी के घर वालों ने 4 दिन इंतज़ार करने के बाद पुलिस के पास जाने का फैसला किया। तो इस तरह से गायब तीनों लड़के बेशक एक साथ हुए थे, लेकिन तीनों लड़के की तलाशी का जो काम है वो अलग अलग चल रहा था। इसी बीच पानीपत में ही नारा गांव जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके पास एक छोटी सी गुमटी के पास एक नौजवान की लाश मिल गई। इस नौजवान का नाम है सोनू। जो 3 गायब हुए थे उसमें से एक की लाश मिल गई। जब लाश मिली तो पुलिस को भी खबर दी गई। लोगों ने देखा एक लाश पड़ी हुई है, पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने देखा कि मरने वाला लड़का सोनू है। उसके घर वालों से जब बातचीत की गई तो पता चला कि हाँ, सोनू कुछ दिनों से गायब था और उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। पुलिस ने जब डेड बॉडी रिकवर की तो देखा कि स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोंट कर उसकी हत्या की गई है। घर में चीख पुकार मच गया, मातम फैल गया। समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि जवान बेटे की हत्या किसने कर दी, क्यों कर दी, क्या वजह हो सकती है। और पुलिस भी जो है, गुमशुदगी का जो मामला था उस मामले को पुलिस ने कत्ल, चूंकि अब हो चुका था तो कत्ल का मामला दर्ज किया और इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। अभी कुछ दिन गुजरे थे, बाकी 2 लड़कों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब तक जो एक और लड़का है राकेश, 3 में से दूसरा, राकेश की लाश भी बरामद हो गई। और राकेश की लाश जो है वो पानीपत या हरियाणा में नहीं बल्कि उससे थोड़ी दूर मुजफ्फरनगर में मिली। मुजफ्फरनगर में एक जगह है तितारी। तितारी में के पास जो है राकेश की लाश एक ट्यूबवेल के पास बरामद हुई। घर वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हरियाणा पुलिस को, पानीपत पुलिस को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब हरियाणा पुलिस और घर वालों को ही राकेश की मौत के बारे में जानकारी नहीं है तो मुजफ्फरनगर की पुलिस को कहां से जानकारी होती। तो उनको तो राकेश की लाश जो है वो लावारिस हालत में मिली और पुलिस ने उस लावारिस लाश की कुछ तस्वीरें क्लिक करवाई, उसका पोस्टमार्टम करवाया और ये सब कराने के बाद फाइनली उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो देखा जाए तो ये एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी का मामला बनकर मुजफ्फरनगर में रह गया। दिन गुजरते रहे। इसी बीच पानीपत के पास ही समालखा एक जगह है। समालखा के नहर से तीसरे लड़के की लाश भी बरामद हो गई और ये लाश बरामद हुई 13 जून को। 11 जून को ये लड़के संदिग्ध तरीके से गायब हुए थे, रहस्यमयी तरीके से अलग अलग घर